नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अंकिता भट्टारी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट। तो अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें बड़े खुलासे हुए। तो अंकिता भंडारी की मौत पानी में डूबने से हुई, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। तो शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। तो आरोपियों पर एसआईटी जो है कुछ और धाराएं बढ़ा सकती है। तो एम्स शासन ने एसआईटी को अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे। न्यूज स्टेट पर ऋषिकेश एम्स ने अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी है और सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट में सामने आया है कि अंकिता भंडारी की मौत पानी में डूबने से हुई है। अंकिता के शरीर पर मारपीट के निशान मिले हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब एसआईटी आरोपियों में कुछ और धाराएं जो है वो बढ़ा सकती है। ऋषिकेश में हुए अंकिता मर्डर केस में अंकिता भंडारी की मौत का फाइनल सच एम्स प्रशासन ने उत्तराखंड एसआईटी को सौंप दिया है। एम्स प्रशासन ने अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसआईटी को सौंपा है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि अंकिता भंडारी की मौत पानी में डूबने से हुई, शरीर पर मारपीट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद एसआईटी कुछ धाराएं बढ़ा सकती है। इसके अलावा एसआईटी ने घटना स्थल से भी कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। एसआईटी सीसीटीवी फुटेज के साथ ही मोबाइल सीडीआर की गहनता से भी जांच कर रही है और घटना के दिन रिसोर्ट में ठहरने वाले गेस्ट की सूची भी जब्त की गई है। अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। वनंतरा रिसोर्ट से एसआईटी की टीम ने कई सबूत जुटाए हैं। वहीं सोमवार को एसआईटी की प्रभारी पी रेणुका देवी लक्ष्मण झूला थाने पहुंची और अधिकारियों से घटना स्थल और अभी तक की तफ्तीश से जुड़ा फीडबैक लिया। फिलहाल पुलिस एसआईटी की तहकीकात की जानकारी को सार्वजनिक करने से बच रही है। अमित कंडियाल, टीम न्यूज स्टेट। तो अंकिता हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। धामी सरकार जहां अंकिता हत्याकांड पर सख्त है, तो वही विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। क्या सुलझेगी अंकिता हत्याकांड की गुत्थी? क्या है रिजॉर्ट में मिले पिंजरे का रहस्य? ऑडियो कॉल का क्या है राज? अंकिता मर्डर केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आधे घंटे में हम यहीं बैठे हुए हैं। अभी कहाँ बैठे हुए हैं सब? 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के गायब होने के बाद रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य और अंकिता के दोस्त के बीच बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है, पुलिस स्टेशन में जिसमें आरोपी पुलकित अंकिता के दोस्त को गुमराह करते सुना जा सकता है। सब देखेंगे सर। वहीं दूसरी ओर अंकिता हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसआईटी की टीम उस रिसोर्ट में पहुंची जहां अंकिता काम करती थी। जांच पड़ताल करने पर रिसोर्ट की छत से एक संदिग्ध बड़ा सा पिंजरा बरामद हुआ है। इस पिंजरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं रिसोर्ट से महंगी और विदेशी शराब की खाली बोतलें भी बरामद हुई है। एक और जहां एसआईटी अंकिता मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर सरकार भी बेहद सख्त है। सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि किसी भी कीमत पर आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूंकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं। चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सजा दिलाने की बात हो, हम पूरी तरह से सजा दिलाने के लिए संकल्प हमने ले रखा है कि इसमें सजा होगी। भले ही सरकार का रुख सख्त हो, लेकिन अंकिता भंडारी की हत्याकांड पर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अंकिता के गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अंकिता मर्डर केस में हुई कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए।
हम मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ते हैं, उनके ऊपर छोड़ते हैं कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी हत्यारों को दंड मिले। उधर अंकिता भंडारी मर्डर केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य के पटवारी पुलिस सिस्टम को चुनौती देने वाले वकील ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है, जिसके बाद सीजेआई ने मुख्य मामले के साथ उनके पक्ष को भी सुनने की बात कही है। बता दें कि पटवारी पुलिस सिस्टम को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है। पहाड़ की बेटी की हत्या पर देश में गुस्सा है। लोग आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर रिसोर्ट में ऐसा क्या हुआ जो अंकिता की हत्या की वजह बन गया। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं पौड़ी पहुंची उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। वहीं उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। उनकी भावनाओं को देखते हुए पाताल लोक में भी यदि कोई व्यक्ति है उसको भी निकालने का, जन भावनाओं को देखते हुए एक अवैध रिजॉर्ट बनाने के परिप्रेक्ष्य में और वहां पे गलत काम करने के परिप्रेक्ष्य में बुलडोजर चलाने का निर्णय हो, मैं समझती हूँ कि इतिहास में आज से पहले कभी भी किसी भी घटित घटना पर इतने बड़े स्टैंड नहीं लिए गए। लगातार मुख्यमंत्री जी परिवार के साथ संपर्क में है, लगातार डीजीपी हो, पुलिस हो, लगातार परिवार के लोगों के संपर्क में है। तो कुल मिला के सरकार अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ये प्रयास में है कि एक ऐसी नजीर प्रस्तुत हो कि भविष्य में किसी अंकिता के साथ में या उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ में ऐसा जघन्य अपराध कोई करने की सोच भी ना सके। तो अंकिता मर्डर केस को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर सवाल खड़े किए। करण माहरा ने कहा कि पुलिस और सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपराधी को संरक्षण दे रही है। वहीं उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग भी की। 18 तारीख को बेटी गायब होती है और 21 तारीख तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जिसमें पुलिस की भूमिका, पटवारी की भूमिका संदिग्ध है। और जिस तरीके से प्रशासन ने या मुख्यमंत्री के आदेश में या विधायक के आदेश में, जो भी आप कहें, आदेश में जिस तरीके से वहां डोजर चलाया है और उस लड़की के रहने वाले कमरे को तोड़ा गया, आगजनी की गई है, हमारा सीधा आरोप है कि सबूतों को नष्ट करने की नीयत से ये सब किया गया है और उस वीआईपी को बचाने के लिए कार्रवाई हुई है। बीजेपी से संबंध रखने वाला व्यक्ति है जिसका रिजॉर्ट है और बीजेपी की महिला नेत्रियों को चुनौती है मेरी कि वो क्यों चुप है। क्या ये भी वो प्रचार, झगड़ा या जहां भी आंदोलन वो केवल पार्टी देख के करती हैं? अगर किसी और ने किया तो आंदोलन करेंगी, लेकिन अगर उनकी पार्टी के लोग अगर कोई कुकृत्य करते हैं तो सांप सूंघ जाता है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह प्रशासन की तरफ से होटल्स पर छापेमारी की जा रही है और इसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में तहसील प्रशासन ने 6 होटल्स पर छापेमारी की, जिसमें 2 होटल्स को बंद किया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी होटल का टूरिज्म डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके लिए उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है। महोदय के निर्देश में हमारे द्वारा जो जसपुर के सारे होटलों की चेकिंग की गई थी, जिसमें कि कुछ होटल ऐसे थे कि जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, तो उनकी रिपोर्ट डीएमसी को भेज दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद एक संयुक्त टीम के द्वारा उसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा और जो भी संदिग्धता हमको पाई गई थी उसकी पुष्टि की जाएगी। और अगर हम लोग नंबर की बात करें तो कम से कम हमारे द्वारा 6 या 7 होटल की थी। और एक खास बात ये मिलेगी कि यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंतर्गत आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। और 2 होटलों को बंद करवाया गया। तो देवभूमि की बेटी अंकिता की हत्या के बाद राज्य में उबाल है। कई संगठनों ने हत्यारों की कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो किस तरह से देवभूमि में महिलाओं का ये प्रदर्शन न सिर्फ
प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर से इसी तरह की जो आवाज है वो उठ रही है कि अंकिता को आखिर इंसाफ क्या मिलेगा, क्योंकि एक के बाद एक नए खुलासे इस पूरे केस में हो रहे हैं और गुत्थी जो है वो उलझती जा रही है। हालांकि एसआईटी अपनी जांच को तेज किए हुए है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। देखिए, चमोली हल्द्वानी की 2 तस्वीरें किस तरह से प्रदर्शन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि एक नजीर, एक बेहतर उदाहरण ऐसे मानसिकता, ऐसे रसूख वालों को मिल सके। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा भर्ती घोटाला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की तरफ से बैकडोर से हुई भर्तियां निरस्त करने के बाद अब भर्ती घोटाले में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें भी अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेसी नेता जयेंद्र रमोला ने कहा है कि घोटाले में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया गया तो वो उनके ऋषिकेश स्थित आवास के पास आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, चाहे उनकी जान क्यों न चली जाए। ऋतु खंडूरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए भर्तियां निरस्त की, लेकिन ये आधी अधूरी है। वो अभी कह रही है कि पूरी जांच पूरी हो गई। सजा नौकरी पाने वाले को जब मिल गई है तो नौकरी लगाने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि तत्काल प्रभाव से जो इसके मुख्य दोषी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाए। और साथ साथ अगर वो इस तरह नहीं करते हैं, वो इनको बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैंने ये कहा है कि दशहरे तक ये भ्रष्टाचारी रूपी रावण को बर्खास्त के रूप में समाप्त नहीं करते हैं तो मैं दशहरे के बाद उनके ऋषिकेश आवास के बाहर आमरण अनशन करूंगा जब तक उनको मंत्रालय से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। तो चमोली जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन और कुख्यात अपराधी प्रकाश पांडे उर्फ पीपी अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया। उसकी तरफ से ये कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता का इलाज हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कराया जाए। साथ ही ये भी कहा है कि अगर वो अन्य राज्य में जाए तो सिर्फ उत्तराखंड पुलिस ही उसे लेकर जाए, लौटाकर लाए। और कोर्ट ने जेल में उसे अपना खाना खुद बनाने की अनुमति दी है और जेल अधिकारी को इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। तो याचिका में कहा गया था कि उन्हें 2 बार जहर मिला हुआ खाना दिया गया था, जिसको खाने से बिल्ली की भी मौत हो गई थी। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। तो इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय पर कामों को पूरा किया जाए। सीएम ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एनएच और बीआरओ के प्रदेश में निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा भी की। उसके बाद मानसखंड कॉरिडोर को राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम बताते हुए इसमें प्रस्तावित कामों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। तो वहीं बजरंग सेतु को तय समय पर दिसंबर 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उसके बाद सीएम ने कहा है कि बैठक का आउटपुट दिखना चाहिए। तो देहरादून में सीएम धामी ने मुख्य सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नंदगौरा योजना के तहत आज प्रदेश की बालिकाओं को बड़ा तोहफा दिया। सीएम धामी ने 80,000 बालिकाओं के खाते में 323 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक बालिकाओं के भविष्य को उत्कृष्ट, उज्जवल बनाने हेतु संकल्पित है। जहां प्रदेश की 80,000 बालिकाओं को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलने वाला है, ये धनराशि मिलने वाली है। 323 करोड़ रुपए की धनराशि अभी डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित हो गई, वहां पर कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ गया। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूं। तो वहीं बागेश्वर में कौसानी लोबास के पास राजमार्ग पर बोल्डर आने से रास्ता बंद हो गया, जिससे एनएच 109 पर दोनों साइड वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। जिसके बाद बीआरओ की टीम ने जेसीबी की मदद से राजमार्ग को खुलवाने में जुटी हुई है। वहीं उत्तरकाशी जिले के चिल्डियाली सौड़ प्रखंड के न्यूक खालसी में बारिश की वजह से पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। बोल्डर से गांव का एक मकान काफी नुकसान उसे पहुंचा है। बताया जा रहा है कि मकान में रहने वाले परिवार के लोग चोटिल भी हो गए हैं। बीती देर रात करीब 3:30 बजे की घटना बताई जा रही है। तो बोल्डर रुस्तम सिंह कखवाड़ी की छत पर गिरा। घर में रुस्तम सिंह, अपने 2 बच्चों, पत्नी और मां भी उनके साथ मौजूद थी। परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई।
तो उत्तराखंड में फिर आसमानी आफत आई है और पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश हुई। तो भारी बारिश की वजह से खुमती गांव को सड़क से जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। गांव वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दैवीय आपदा की दंश झेल रही ग्राम पंचायत खुमती की अत्यधिक जनता के लिए अभी भी नदी नालों को पार करना और पैदल संपर्क मार्गों से गुजरना जान जोखिम में डालने के समान है। मेरा शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है, कई बार इसके लिए व्यवस्था सुचारू करने की मांग की गई है। तो विकासनगर में मूसलाधार बारिश के बाद अमलावा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और नदी के तेज बहाव से भारी नुकसान हुआ है। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं वैली ब्रिज को जोड़ने वाली सड़क भी धंस गई। सहिया क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लोग दहशत में हैं। प्रशासन ने 30 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। तो वहीं ऋषिकेश में रामझूला के पास नावघाट में मेडिकल का एक छात्र पानी में बह गया। रविवार की देर शाम नावघाट में पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। यहां 6 मेडिकल छात्रों का एक दल पहुंचा था, जहां हरियाणा के निवासी गुलशन का पांव फिसल गया और वो गंगा में बह गया। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें बारिश की वजह से दिक्कत आ रही है। रेस्क्यू टीम आज सुबह फिर से नावघाट से बैराज तक सभी संभावित जगहों पर राफ्ट के माध्यम से सर्चिंग कर रही है। छात्र के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। छात्र के परिजन रात्रि ऋषिकेश पहुंचे। सभी साथी घटनास्थल पर ही मौजूद है। तो देहरादून के सहसपुर में नदी पर बने टापू पर कुछ लोग फंस गए। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने उनकी जान को बचाया। बताया जा रहा है कि आपदा कंट्रोल रूम में एसडीआरएफ को बताया गया कि सहसपुर की एक बरसाती नदी में अतिवृष्टि से जलस्तर अत्यधिक बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी में बने टापू पर कुछ लोग फंस गए। हालांकि मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने टापू पर फंसे 5 लोगों को अपनी सुरक्षा घेरे में लेते हुए राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित किनारे लाया गया। तो वहीं देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में बने राज प्रकेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने प्रथम नवरात्रि के मौके पर 26 निराश्रित कन्याओं का पूजन भी किया। इसके साथ उन्होंने 25 दृष्टि दिव्यांग बच्चों से मुलाकात भी की, उन्हें उपहार भेंट किए। इस दौरान एनआईवीएच देहरादून के दृष्टि दिव्यांग छात्रों ने देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति भी दी। तो बता दें कि बागेश्वर धाम में 5 अक्टूबर तक चलने वाले सरस गैलरी उत्सव का शुभारंभ हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह मुख्य अतिथि रहे। अतिथियों ने उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया, प्रोत्साहित करते हुए सराहना भी की। श्रीनगर गढ़वाल में एनआईटी उत्तराखंड का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में मौजूद रहे। कोशिश ये है कि एनआईटी उत्तराखंड जो है टॉप के 50 इंस्टीट्यूशंस में से एक होके उभरे। और देखिए, बेसिकली हम लोग जब एनआईटी उत्तराखंड में काम करते हैं तो हमारा एक ही मोटो है कि उत्तराखंड की तरक्की हो। 160 बच्चे जो हैं इन पर्सन यहाँ आए। इसमें 2 डायरेक्टर मेडल फॉर हाईएस्ट सीजीपीए और 11 और मेडल्स दिए गए। साथ ही जो हमारे परिसर हैं यहाँ फेज 1 का जो हॉस्टल का ए ब्लॉक है उसकी इनॉग्रेशन हुई है और उसमें 120 बच्चों की कैपेसिटी है और बी ब्लॉक भी लगभग तैयार है, क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए हमें पूर्ण रूप से एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए काफी है। तो हल्द्वानी के कई सीएससी सेंटरों पर सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ और घपला करने के मामले सामने आ रहे हैं। तो साथ ही कई लोगों ने दस्तावेजों के लिए ज्यादा चार्ज वसूलने का आरोप लगाया है। इस मामले में तहसीलदार संजय कुमार ने कई सीएससी सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। कोई भी खामियां पाए जाने पर सीएससी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
एक्चुअली वर्तमान में जो सीएससी सेंटर संचालित है हमारे, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र लोग लेके जाते हैं। तो कुछ प्रकरण संज्ञान में आए थे कि जहाँ पे सीएससी सेंटर द्वारा एडिटिंग कर प्रमाण पत्र या दस्तावेजों के साथ छेड़छानी के प्रकरण आए थे, उनके हमने निरस्त करने की कार्रवाई भी करी है। एवं हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रमाण पत्र बने किसी के साथ किसी प्रकार की अनियमितता न की जाए, इसलिए औचक छापेमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और साथ में यदि किसी प्रकार का कोई और अनियमितता पाई गई तो वो वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पुरानी इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया और ऐसी इमारतें जो खोखली और जर्जर हालत में, उन्हें चिन्हित कर ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया जा चुका है। तो देहरादून का सबसे पुराना बिजली दफ्तर, जो कि अंग्रेजों के वक्त से शहर में स्थित था, पीडब्ल्यूडी उसे ध्वस्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक देहरादून की पुराना कनॉट प्लेस भी जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। तो तहसीलदार सोहम सिंह रांगड़ के मुताबिक काफी वक्त से खाली पड़ी ये इमारतें पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं, जो कि कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। ऐसी इमारतों को चिन्हित कर उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका चौड़ीकरण हो रहा है और ये जो बिल्डिंग है खोखली है और पहले से भी जर्जर है, कोई नुकसान ना हो जाए इसलिए इसको यहाँ से तोड़ा जा रहा है। अभी हमारे उसमें चिन्हित किया ही जा रहा है, तो समय समय पर संख्याएं घटती रहती है, लेकिन ये टीमें हमारी पूरे नगर निगम क्षेत्र में ऐसी संख्याओं को चिन्हित कर रही है। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।